मलयालम, आप मलयालम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो मलयालम होगा, आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो मलयालम होगा. सच वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक वर्ड्स. क्लोनिंग सीक्वेंस में, क्लोनिंग साइट में खास चीज क्या होनी चाहिए? दैट इट शुड पोजेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अब डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे होगी ये हम एक्सप्लेन करेंगे. एक एंजाइम है हमारे पास EcoR1. EcoR1 है क्या? याद रखोगे ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है. EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन, अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो क्या करेगा? ये तो डीएनए को कट करेगा. और डीएनए को कट कहां पे करेगा? क्लोनिंग साइट्स पे कट करेगा. नाम EcoR1 क्यों बना है? क्योंकि ये एंजाइम हासिल हो गया है एस्चेरिचिया कोलाई से. कहां से? E is the generic name, Escherichia. CO is the coli specific name. आपको पता है बैक्टीरिया के कई सारे सिट्रेन्स होते हैं. वन ऑफ द सिट्रेन इज R सिट्रेन. सो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नॉमेनक्लेचर में क्या क्या याद रखना है? देयर शुड बी वन लेटर बाय द नेम ऑफ जेनेरिक नेम, उसका पहला कैपिटल में होना चाहिए, फॉलोड बाय 2 letters ऑफ स्पेसिफिक नेम इन स्मॉल. देन अगर इसमें कोई सिट्रेन होगी, इफ द बैक्टीरियल स्पीशीज हैविंग डिफरेंट सिट्रेन, किस सिट्रेन से हासिल हुआ वो भी नाम लिखो. लाइक ये R सिट्रेन से हासिल हुआ है. और 1 क्यों है? बिकॉज 1 was the first enzyme to be extracted from this E. coli R citrate. It was the first enzyme to be extracted from, it was the first enzyme to be extracted from E. coli R citrate. इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा. हमें EcoR1 से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करना पड़ेगा. डीएनए मॉलिक्यूल को तब कट करेगा जब डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए और क्लोनिंग साइट्स में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए स्पेसिफिक टू EcoR1. सपोज अगर आपका डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ये इसका होगा 5 प्राइम एंड, ये फिर यहां से नाइट्रोजनस बेसिस है. Can be anything. I am not interested in that, in those sequences. I am interested just in palindromic sequence. Suppose if there is GAA, TT and C and it is the another end of DNA strand. Now you know DNA is double stranded and antipolarity is there. तो ये strand क्या बनेगा? G का complementary C, T, T, A और G. और बेटा फिर क्या होगा? 5 प्राइम. मैं कहूंगा दिस GAATTC इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ऐसा क्यों? अगर आप यहां पे ऐसे पढ़ोगे सीक्वेंस होगी GAATTC. अगर आप नीचे पढ़ेंगे रिवर्स में सेम सीक्वेंस है ना, GAATTC. आप अब ट्रीटमेंट किसका दे रहे हो? आप ट्रीटमेंट दे रहे हो EcoR1 का. EcoR1 क्या करेगा? G और A के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटेगा, यहां पे भी G और A के बीच में, और डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे अलग होगा. यानी इस डीएनए के 2 टुकड़े होंगे और 2 टुकड़े कैसे बनेंगे? 5 प्राइम ब्रेक हो रहा है ऐसे, यानी अगर ये ऐसे होगा, अगर ये कोई चीज ऐसे है, मैं इसको यहां पे 2 हिस्से कर रहा हूं, एक हिस्सा अलग हो जाएगा ना, ये हिस्सा अलग होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए बेटा क्या होगा. 5 प्राइम एंड में G कट हुआ तो इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला टुकड़ा कहां जाएगा? ऐसे देखिए, अब ये वाला टुकड़ा कहां जाएगा? ऊपर वाला A, T, T और C, फिर 3 प्राइम. नीचे वाला स्ट्रैंड तो जुड़ के होगा ना, बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये होगा 3 प्राइम और होगा क्या? C इसी स्ट्रैंड के साथ, T इसी के साथ, T इसी के साथ, A और A इसी के साथ, मगर G इस टुकड़े के साथ चला जाएगा. तो यहां पे जब मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया EcoR1 का, EcoR1 ने इसको काटा और इसके 2 टुकड़े कर दिए. दिस इज द साइट फॉर EcoR1. अगर ऐसी ही सीक्वेंस यहां पे होती, यहां पे कट होता, ऐसी सीक्वेंस यहां पे होती, यहां पे भी डीएनए कट करता. सो EcoR1 डीएनए को कट करेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, क्लोनिंग साइट पे.
क्लोनिंग साइट पे खास चीज क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, और इको R1 के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GAATTC, और नीचे वाले स्ट्रैंड में सेम होगा पैलिंड्रोमिक, तो इको R1 इसको कट करेगा और ऐसे ऐसे टुकड़े अलग करके देगा। अब अगर हमारे पास बाम H1 इस पे डालोगे, वन मोर एंजाइम बाम H1 obtained from Bacillus amyloliquefaction, वो आप यहां पे डालोगे, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी अपनी क्लोनिंग साइट होती है। एंड एट प्रेजेंट वी हैव नियर अबाउट 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 230 strains of bacteria, obtained from 230 strains of bacteria। तो जब भी हमें सेल का डीएनए मिलेगा, हम इस सेल के डीएनए को काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कई सारे हैं, लाइक मैंने एक की बात की इको R1, एक हर जगह पे काटेगा। मैंने और एक की बात की बाय द नेम ऑफ बाम H1 obtained from Bacillus amyloliquefaction, and there is one more, that is HindD2 obtained from Haemophilus influenzae. D is the strain, and it was the second enzyme to be extracted, and this HindD2 is the first restriction enzyme to be extracted। तो आपने डीएनए को निकाला, इसको चॉप किया, चॉप करने के बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ एंजाइम दैट यू विल यूज इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का और एक नाम सीलिंग एंजाइम, नाम होगा बच्चा सीलिंग एंजाइम। सीलिंग एंजाइम क्यों नाम होगा? आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास एक जीन टैक्सी है, आप इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, ऐसे ओपन होगा ना। अब क्या करोगे? इन दोनों चीजों को जोड़ो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ोगे किसके साथ? वेक्टर के साथ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए एंजाइम होगा डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज क्या होगा? यहां पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, यू विल फॉलो मी। डीएनए लाइगेज एंजाइम दैट इज यूज्ड टू ligate gene of interest with vector in order to produce recombinant DNA or chimeric DNA. This enzyme is called a DNA ligase। चलो बेटा, तो एक टूल हमारे पास आ गया बाय द नेम ऑफ एंजाइम, और एंजाइम्स में तीन कैटेगरीज आप याद रखोगे, लाइटिक एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड डीएनए लाइगेज। सेकंड बेटा आप याद रखोगे वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होंगे? वेक्टर्स मैंने अभी कहा, वेक्टर्स का और एक नाम जीन टैक्सीज। क्या करेंगे? वेक्टर्स वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेंगे ताकि इंसर्ट करें इसको कहां पे? कॉम्पिटेंट होस्ट में। दीज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर यूज्ड टू कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। दीज डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वेक्टर्स और जीन टैक्सीज। कौन कौन यूज होगा? एक तो प्लाज्मिड्स यूज होते हैं। प्लाज्मिड्स आर द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड वेक्टर्स। अगर हमें प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करना पड़ेगा, आप एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकालें, इसको वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करिए। मगर एक प्लाज्मिड को अगर मुझे आइडियल वेक्टर मानना पड़ेगा, इस प्लाज्मिड में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कंसिडर इट एज एन आइडियल वेक्टर? नंबर फर्स्ट, there should be origin of replication by the name of ORI site। ये ORI site क्या करेगा? जब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार किया, आपने प्लाज्मिड को जोड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इंसर्ट कर रहे हो एक होस्ट के अंदर, आपने एक सेल के अंदर डाल दिया, दो सेल्स के अंदर डाल दिए, आप बाद में होस्ट को ग्रो करेंगे ताकि होस्ट सेल्स की एक पॉपुलेशन बन जाए। इस होस्ट पॉपुलेशन में एंटायर सेल शुड हैव योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट विल हैव रेप्लिकेटेड। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करेगा? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड की वो जगह होगी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना हो,
कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो हम चाहेंगे जब हम होस्ट को ग्रो करने के बाद एक होस्ट पॉपुलेशन बनाएंगे, हर एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन शुड हैव माई जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये तो तभी पॉसिबल होगा जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब प्लाज्मिड के ऊपर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। दूसरी रिक्वायरमेंट बेटा होनी चाहिए, देयर शुड बी क्लोनिंग साइट। वेक्टर के ऊपर जरूरी होगा कि देयर शुड बी ए क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्यों होनी चाहिए? यह आपका वेक्टर होगा, आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट भरना है, इसके लिए आपको वेक्टर कट करना पड़ेगा। और वेक्टर कट किससे होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो तब कट करेगा जब इस वेक्टर के ऊपर क्लोनिंग साइट होगी। अगर क्लोनिंग साइट इसके ऊपर नहीं होगी, हमारा एंजाइम इसको कट नहीं करेगा, वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो दूसरी जो खास चीज इसमें होनी चाहिए, दैट शुड बी वेक्टर शुड हैव क्लोनिंग साइट। नंबर थर्ड, दिस वेक्टर शुड हैव selectable markers। वेक्टर शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर में क्या होना चाहिए? कुछ ऐसे जीन्स होने चाहिए जो क्या करेंगे, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉम्पिटेंट होस्ट में चला जाए, मगर जरूरी नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉम्पिटेंट होस्ट में चला जाए। इट इज पॉसिबल दैट इट मे नॉट एंटर इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। तो आपको तो स्क्रीन करना पड़ेगा उन सेल्स को जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया होगा उनसे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लिया होगा। अब ग्रो किसको करेंगे? उन होस्ट सेल्स को जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया होगा तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया होगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया होगा तभी तो मुझे प्रोटीन मिलेगा। अगर कॉम्पिटेंट होस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लिया है, तो दैट मीन्स मेरा जीन नहीं गया है। जब मेरा जीन इसमें नहीं गया तो कोई प्रोटीन हासिल नहीं होगा। सो सिलेक्टेबल मार्कर शुड बी सेवरल जीन्स on the plasmid, on the vector that will help in screening of those host cells that have taken recombinant DNA from those host cells which have not taken recombinant DNA, ताकि जब हम इस होस्ट को कल्चर करें we should get the protein। अदरवाइज अगर आप उन होस्ट सेल्स को कल्चर कर रहे हैं जिन्होंने recombinant DNA नहीं लिया, you will not get any protein because recombinant DNA has not entered into the host. These genes are called selectable marker. So selectable markers are the genes of plasmid that help in screening of host cells with recombinant DNA from those host cells which have not taken recombinant DNA. Now normally and naturally all these requirements don't occur in naturally occurring plasmids. नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है, क्लोनिंग साइट हो सकती है, सिलेक्टेबल मार्कर का होना मुश्किल है, या ये सारे रिक्वायरमेंट्स एक नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड में नहीं हो सकते हैं। अब साइंटिस्टों ने क्या किया? दे हैव सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियल वेक्टर्स। देयर आर टू, वन इज PBr322 एंड अनदर इज PBr322 है क्या? ये बेटा एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड दैट मीन्स प्लाज्मिड्स को मॉडर्न टाइम्स में, आज के जमाने में हम प्लाज्मिड्स को बना भी सकते हैं। नाम PBr क्यों बना? बिकॉज इट इज प्लाज्मिड बाय बॉलीवर। ये दो साइंटिस्ट थे, बॉलीवर एंड रॉड्रीग्यूज। इन्होंने ही प्लाज्मिड एक तैयार किया, नाम रखा PBr322। इन फैक्ट इज द फर्स्ट प्लाज्मिड टू बी यूज एंड सेकंड इज PUC8 बाय द नेम ऑफ plasmid by University of California। plasmid by University of California। और एक प्लाज्मिड नाम है बेटा टाइप प्लाज्मिड। तो एक तो हम प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं एज ए वेक्टर। नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ प्लाज्मिड बाय द नेम ऑफ टाइप प्लाज्मिड। ये टाइप प्लाज्मिड है क्या? टाइप प्लाज्मिड की फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है क्या बेटा? ये टाइप प्लाज्मिड एक नेचुरली ऑकरिंग सॉइल बैक्टीरियम है बाय द नेम ऑफ
बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम, स्पेलिंग ठीक करेंगे वहां पे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ट्यूमिफेशंस। इस बैक्टीरिया के अंदर बाय द नेम ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, जो सॉइल में नेचुरली प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है बाय द नेम ऑफ टाइप्लाज्मिड और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इससे क्या होगा, अगर कोई अनप्रोटेक्टेड प्लांट सेल होगी, इस अनप्रोटेक्टेड प्लांट सेल के विसिनिटी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन आएगा। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के अंदर एक प्लाज्मिड होगा बाय द नेम ऑफ टाइप्लाज्मिड। ये टाइप्लाज्मिड बैक्टीरिया से निकलने के बाद प्लांट में चला जाएगा, प्लांट में अनकंट्रोल्ड माइटोसिस कराएगा बाय द नेम ऑफ ट्यूमर और क्राउन गॉल डिजीज। This plasmid of agrobacterium tumefaciens is called a typlasmid since it induces tumor in plant cells, particularly dicots. टाइप्लाज्मिड को साइंटिस्टों ने एज ए वेक्टर यूज किया, मगर बेटा इसमें एक खास चीज आप याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हमें लानी पड़ेगी। अगर हम टाइप्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दिया, फिर आपने किसी प्लांट सेल के अंदर डाल दिया, आपका जीन तो प्लांट सेल में एंटर हो जाएगा, मगर इस प्लांट सेल में ट्यूमर हो जाएगा, बिकॉज यू आर इंसर्टिंग टाइप्लाज्मिड इन इट। क्या करना पड़ेगा, यस, टाइप्लाज्मिड को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि इस टाइप्लाज्मिड के अंदर डीएनए के वो सीक्वेंसेस, डीएनए का वो टुकड़ा जो ट्यूमर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, हम उस हिस्से को निकाल देंगे। यानी टाइप्लाज्मिड के अंदर अगर ये टाइप्लाज्मिड ऐसे होगा, देयर इज ए पर्टिकुलर पार्ट इन इट बाय द नेम ऑफ टीडीएनए। टी का मतलब ट्यूमर डीएनए। दिस इज द रियल कॉज ऑफ ट्यूमर। हम इस डीएनए के हिस्से को वहां से हटा देंगे और इसके बदले में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। रिमूविंग ऑफ दिस टीडीएनए फ्रॉम टाइप्लाज्मिड इज कॉल्ड डिसआर्मिंग। नाम क्या होगा, तो आपको टाइप्लाज्मिड लाना पड़ेगा। कहां से लाओगे, एक नेचुरली ऑकरिंग सॉइल बैक्टीरियम से बाय द नेम ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, वहां से आपने टाइप्लाज्मिड को निकाला। टाइप्लाज्मिड को निकालने के बाद आप इसमें टीडीएनए को रिमूव करेंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिसआर्मिंग। अब इसका नाम होगा डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड टाइप्लाज्मिड। इस डिसआर्म्ड टाइप्लाज्मिड को आप एज ए वेक्टर यूज कर सकते हो प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, और प्लांट में कोई ट्यूमर अब नहीं होगा, आपका जीन जाएगा, टाइप्लाज्मिड जाएगा, आपका जीन जाएगा, मगर कोई ट्यूमर वहां पे नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने टाइप्लाज्मिड का ट्यूमर डीएनए हटा दिया है, डिसआर्मिंग की है। सो डिसआर्म्ड टाइप्लाज्मिड कैन बी इजीली यूज फॉर प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। और प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कहेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से हम टाइप्लाज्मिड को निकालेंगे। लिहाजा हम इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को नाम देंगे नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। सो प्लाज्मिड्स यूज होंगे और टाइप्लाज्मिड यूज होगा। फाइनली नंबर 3 में वी रिक्वायर कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट बेटा क्या होगा, कॉम्पिटेंट होस्ट वो कोई भी सेल हो सकती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ही क्यों ना हो, लाइक बैक्टीरिया क्यों ना हो, या वो कोई यूकैरियोटिक सेल क्यों ना हो, लाइक यीस्ट की कोई सेल क्यों ना हो, प्लांट की कोई सेल क्यों ना हो, एनिमल की कोई सेल क्यों ना हो, जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म। All those prokaryotic or eukaryotic cells that are used to take recombinant DNA, so that from these cells we may get a desired protein by the name of recombinant protein. By the name of recombinant protein, such prokaryotic or eukaryotic cells which are used to take my gene of interest so as to give recombinant protein, they are called competent